Good evening, everyone. Welcome to ambitiousbaba.com बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस क्लास नंबर 3। आज का टॉपिक है बैंकिंग ऑम्बुड्समैन एंड नेशनल इनकम, बैंकिंग लोकपाल और नेशनल इनकम। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और देखो, इसके पहले जो भी जितने भी सजेशंस आए हैं लास्ट के 3 वीडियोस में हम लोग के पास, उसमें हम लोग ट्राई कर रहे हैं उसके सारे सारे सजेशंस को हम लोग माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हैं और हम लोग उस पर काम भी कर रहे हैं। एक जिसमें सबसे बड़ा कंसर्न है, कुछ साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, साउंड कटिंग की प्रॉब्लम आ रही है। कई लोगों ने उसके बारे में बताया, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और मोस्टली फोर्थ और फिफ्थ वीडियो से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। फिर एक सजेशन आया था कि नेशनल इनकम को ऐड करने के लिए, तो नेशनल इनकम हम लोगों ने आज के उसमें ऐड कर दिया क्योंकि आज के टॉपिक में सिर्फ बैंकिंग ऑम्बुड्समैन था, तो हम लोगों ने नेशनल इनकम आज वाले टॉपिक में ऐड कर दिया। इस तरह के आपके सजेशंस और फीडबैक बहुत जरूरी है चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हर बार कोशिश करेंगे कि पिछले क्लासेस की कुछ 4-5 क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन देख लें। तो आज का क्वेश्चन इस तरह स्टार्ट होगा कि विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर नॉट परमिटेड टू द पेमेंट्स बैंक। पेमेंट बैंक लास्ट टॉपिक में याद किया था ना, लास्ट टॉपिक में पढ़ा था पेमेंट बैंक, तो उसमें से कौन से ऐसी एक्टिविटीज हैं, कौन सा ऐसा कार्य है जो पेमेंट बैंक को अभी अलाउ नहीं है। रेमिटेंस सर्विसेज, इशुइंग एटीएम कार्ड, इशुइंग क्रेडिट कार्ड, एक्सेप्टिंग डिमांड डिपॉजिट एंड नन। अगर आपको अच्छे से क्लास याद होगा तो याद होगा क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं इशू कर सकता। फिर व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड टू सेट अप द पेमेंट बैंक। मिनिमम कैपिटल किसी भी पेमेंट बैंक को सेटअप करने के लिए उस कंपनी की मिनिमम 100 करोड़ की कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए दूसरा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच कमिटी मूटेड द आइडियाज ऑफ पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक का आइडिया किस कमिटी ने दिया है, किसी को याद है अगर तो कमेंट में लिख देगा। ओके, नचिकेत मोर कमिटी, नचिकेत मोर जी कमिटी की था। ठीक है, ओके। और ये क्वेश्चन जो मैंने ऐड किया है ना, ये आप लोगों के लिए बस इसलिए ऐड किया है कि आपका बैंक आपका आपके द्वार ये टैग लाइन ऑफ, देखो ऐसे कई पेमेंट बैंक कई बैंकों के टैग लाइन्स पूछे जाते हैं, तो कुछ आप लोग लिस्ट बनाकर नियम से बैंक और उसके टैगलाइन को सामने रख सकते हो। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाते हैं, कई बार बन जाते हैं। कई बार तो ऐसा दिया जाएगा 4 बैंक आपको इधर दिया रहेगा ABCD करके, और 4 टैगलाइन इधर से दिए रहेंगे, और एक ही क्वेश्चन में पूछ लेगा कि बताओ कौन सा बैंक है। तो जरूरी नहीं है कि सब याद हो, लेकिन अगर 2-3 भी अगर लिंक होगा तो आप कम से कम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। तो अभी आपका बैंक आपके द्वारा टैगलाइन ऑफ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, ये बस एग्जाम्पल के तौर पर है, लेकिन आप इस तरह के और भी तैयार कर लोगे। ठीक है, नेम द इंडियाज फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्टार्टेड ऑपरेशन ऑन 24 अप्रैल 2016। तो फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन था, कैपिटल लोकल एरिया बैंक। ठीक है, ये सब सारे क्वेश्चंस हो गए। चलो अब आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग ऑम्बुड्समैन। बैंकिंग ऑम्बुड्समैन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं बैंकिंग लोकपाल। ठीक है, क्या जरूरत पड़ी थी बैंकिंग लोकपाल बनाने की, कौन है ये बैंकिंग लोकपाल, क्या है ये बैंकिंग ऑम्बुड्समैन, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम enables an expedition and the inexpensive forum to bank customer for resolution of complaints relating to the certain services rendered by the bank। इसका मतलब बैंकिंग ऑम्बुड्समैन एक ऐसा न्यायालय इसको ऐसे क्वासी जुडिशरी बोलते हैं, इसको क्वासी जुडिशरी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, याद रखना, क्वासी जुडिशरी। ठीक है, मतलब क्या है क्वासी जुडिशरी का, क्वासी का मतलब क्या होता है, क्वासी का मतलब होता है वर्चुअल। ठीक है, जो है जो नहीं है, जो है भी और नहीं भी है। तो जुडिशरी इसको पूरे बैंकिंग ऑम्बुड्समैन को, भारतीय बैंकिंग लोकपाल को जुडिशरी बोलते हैं, क्योंकि ये न्याय देता है, क्योंकि ये न्याय देता है। लेकिन ये न्यायालय नहीं है, इसलिए इसको क्वासी जुडिशरी बोलते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखना, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्वासी जुडिशरी इसमें से कौन सी बैंक है, कौन सा यूनिट जो है वो क्वासी जुडिशरी की कैटेगरी में आता है। एक्सिम बैंक दे देगा, ECGC दे देगा, DICGC दे देगा, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन दे देगा। तो बैंकिंग ऑम्बुड्समैन का काम ही है कि इट इज ए क्वासी जुडिशरी। अब क्वेश्चन क्या आता है कि बैंक कस्टमर के रिजोल्यूशन कंप्लेन, जो भी उन्होंने कंप्लेन किया है उसके रिजोल्यूशन को, उन कंप्लेन को रिजोल्व करने के लिए बैंक कस्टमर के बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम की स्थापना की गई है। ठीक है, रिलेटिंग टू द सर्टेन सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बैंक, यानी कि बैंक अगर कोई एक फॉल्ट करता है तो कस्टमर जो है, कस्टमर किसके पास जाएगा, कस्टमर जाएगा बैंकिंग ऑम्बुड्समैन के पास, लोकपाल के पास। ठीक है, लेकिन किस तरह की गलतियां करता है बैंक वो भी आगे देख लेंगे। कौन कस्टमर जा सकता है
क्या बैंकिंग ऑम्बुड्समैन सारे न्याय को सुनता है, किस तरीके से न्याय से फैसला लेता है, ये सब हम लोग का आज का टॉपिक है और इसको हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज दैट कि हु इज बैंकिंग ऑम्बुड्समैन। बैंकिंग ऑम्बुड्समैन है कौन? बैंकिंग ऑम्बुड्समैन इज ए सीनियर ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, अपने कस्टमर कंप्लेन के रीड्रेसल के लिए। रीड्रेसल मतलब क्या होता है? सुनवाई के लिए और उसके सॉल्यूशन के लिए सीनियर ऑफिसर को अपॉइंट करता है, सीनियर ऑफिसर को अपॉइंट करता है, ओके, बाय आरबीआई टू रीएड्रेस द कस्टमर कंप्लेंट्स अगेंस्ट द डिफिशिएंसी इन द सर्टेन बैंकिंग सर्विसेज। देखो यहाँ डिफिशिएंसी वर्ड जो है ना, डिफिशिएंसी इन सर्टेन बैंकिंग सर्विसेज, दैट कैन बी डिफिशिएंसी, दैट कैन बी फॉल्ट, दैट कैन बी इग्नोरेंस, दैट कैन बी केयरलेसनेस। ठीक है, तो डिफिशिएंसी किसी भी तरीके की हो सकती है, जितनी भी तरीके की होगी हम लोग देख लेंगे अभी। ओके, देन आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो की पॉइंट है बैंकिंग ऑम्बुड्समैन का, उस पॉइंट को देखते हैं। देखो ये किस सेक्शन में इंट्रोड्यूस हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी कर देता हूँ। सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बाई आरबीआई विद इफेक्ट फ्रॉम द 1995। 1995 में बैंकिंग ऑम्बुड्समैन का जो है स्थापना हुई थी इस स्कीम की। ठीक है, और ये बिल्कुल याद रहे कि ये आरबीआई एक्ट 1934 में इंक्लूडेड नहीं है। ये किस में इंक्लूडेड है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के 35A सेक्शन में इंक्लूडेड है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ बता पूछूं आपसे, एक क्वेश्चन यहाँ पे याद आएगा कि बैंकिंग ऑम्बुड्समैन या बैंक के कस्टमर के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जिस यूनिट की स्थापना की गई थी, वो यूनिट कौन से बैंकिंग एक्ट में आता है? 22A ऑफ आरबीआई एक्ट, 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, कभी कभी यहाँ ईयर चेंज कर देगा, 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1947। ठीक है, तो ये सब चीजें दिमाग में रखनी है आपको, इसी तरह क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से हम लोग सारे वीडियोस को क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि आपको क्वेश्चंस भी तैयार होते रहे। ठीक है, देन बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन द 1995। 1995 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया एंड देन 2002 में इसको रिवाइज कर दिया गया। फिर जो स्कीम आया 2006 में, वो अभी भी करंटली ऑपरेटिव है, लेकिन इसमें कई बार मॉडिफिकेशन हुआ, जैसे जुलाई 2017 में भी इसका मॉडिफिकेशन हुआ था और अमेंडमेंट हुआ था, ये कह सकते हो, थोड़ी सी चेंजेस अपेंड हुए थे, चीजें ऐड हुई थी। लेकिन जो अभी करंट बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम है दैट वाज इंट्रोड्यूस इन द 2006। ओके, 2002 से 2000 फ्रॉम 2002 अंटिल 2006 36,000 कंप्लेन हुए थे, 36,000 कंप्लेन। अब इस कंप्लेन की मैं आपको लेवल बताऊंगा, आपको समझ में आएगा कि कितने, मतलब बैंक के कस्टमर कितने अनहैप्पी थे, कितने निराश थे अपने सर्विसेज से। ये 36,000 कंप्लेन हुआ सिर्फ 4 साल के अंदर। ठीक है, फिर ये फाइनल हो गया कि बैंकिंग ऑम्बुड्समैन की इस तरह की एक न्यायालय की जरूरत है। ठीक है, देन बैंकिंग ऑम्बुड्समैन इज अपॉइंटेड बाय द आरबीआई। बैंकिंग ऑम्बुड्समैन जो होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अपॉइंट होते हैं। टोटल 21 रीजनल ऑफिस हैं। ठीक है, 21 रीजनल ऑफिस है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है प्री के लिए, लेकिन दिमाग में रखो कि 21 रीजनल ऑफिस है। ठीक है, ये हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। ही हैंडल्स एंड रीड्रेस कस्टमर कंप्लेंट, ये भी कर चुका है, अगेंस्ट द डिफिशिएंसी ऑफ डिफिशिएंसी वर्ड में डिस्क्राइब किया था। द ऑफिस ऑफ द बैंकिंग ऑम्बुड्समैन इज मोस्टली सिचुएटेड एट स्टेट कैपिटल, जितने भी स्टेट कैपिटल है मोस्टली वहीं पर सिचुएटेड है। ठीक है, क्योंकि ये हेड ऑफिस की तरह है, हेड ऑफिस है। ये एपलेट अथॉरिटी लेवल 1 कह सकते हो इसको। ठीक है ना, अब कैसे यहाँ पहुंचना है ये भी हम लोग देखते हैं। 15 बैंकिंग ऑम्बुड्समैन हैड बीन अपॉइंटेड। ठीक है, और सबसे, और इसके बाद देखो कौन कौन से बैंक इसके अंदर आता है। कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, शेड्यूल्ड प्राइवेट कोऑपरेटिव बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ये सब कवर्ड होते हैं। और यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना, ये भी एक क्वेश्चन में अभी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा आपको कि हाल में ही स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग को भी इसमें ऐड किया गया है। स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग को भी इसमें ऐड किया गया है। तो अगर पूछता है क्वेश्चन में कि बैंकिंग ऑम्बुड्समैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेकिंग केयर ऑफ ए कमर्शियल बैंक, बी रीजनल रूरल बैंक, सी कोऑपरेटिव बैंक, डी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ई नन ऑफ दिस, ई ऑल ऑफ दिस, तो ऐसा नजर मान जाए कि ऑल ऑफ दिस इसका है। किसको नहीं करता है? वो एसएफबी को भी इंक्लूड कर लिया है इस बार, एसएफबी को भी इंक्लूड कर लिया है। अब बैंकिंग इसकी भी वो भी सुनवाई होगी, वो भी बैंकिंग ऑम्बुड्समैन को ही होगी। ठीक है, अब किस तरह के कंप्लेंट रिजॉल्व किए जाते हैं बैंकिंग ऑम्बुड्समैन के द्वारा, बैंकिंग लोकपाल के द्वारा किस तरीके के कंप्लेंट को रिजॉल्व किया जाता है ये देखते हैं। आओ, ठीक है, नॉन पेमेंट और इनऑर्डिनेट डिले, या तो पेमेंट ही नहीं किया जा रहा है बैंक की तरफ से, या इनऑर्डिनेट डिले किया जा रहा है, बिना किसी रीजन के डिले किया जा रहा है,
इन द पेमेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ चेक्स ड्राफ्ट बिल। देखो कोई चेक अगर लगा देता है, कोई चेक लगा देता है, कोई बिल लगा देता है, बैंक उसका कोई पेमेंट ही नहीं कर रहा है। आज कस्टमर चेक लगा के चला गया, 3 दिन बाद कस्टमर को लग रहा है कि इंट्रा बैंक ट्रांसफर है या इंटर बैंक ट्रांसफर है, उसे लग रहा है कि 3 दिन लगेगा मैक्सिमम वर्किंग डेज। 3 डेज बाद उसके अकाउंट में पैसे नहीं आते तो बैंक के पास पहुंचता है। बैंक उसको कोई वैलिड रीजन नहीं बताता है, तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा बैंकिंग ऑम्बुड्समैन के पास, बैंकिंग लोकपाल के पास। नॉन एक्सेप्टेंस विदाउट सफिशिएंट कॉज स्मॉल डिनोमिनेशन नोट। अब क्या है, 5 और 10 रुपए के नोट लेकर गए या 10 रुपए के नोट लेकर गए और अकाउंट में मुझे कुछ पैसे जमा करने हैं, मान लो 5800 5810 करने हैं, मैं 10 के नोट दे रहा हूँ तो बैंक उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, बैंक एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इस तरह के अगर बैंक अगर आप कोई मनमानी करती है, कुछ मन मर्जी करती है बैंक, उस वो भी बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। उसके लिए तुरंत बैंकिंग आउटफॉर्म उसकी बात सुनेगा, ठीक है। फिर आते हैं नॉन एक्सेप्टेंस विदाउट सफिशिएंट कॉज ऑफ द कॉइन्स टेंडर्ड एंड फॉर द चार्जिंग ऑफ द कमीशन। किसी सर्विसेज का चार्ज कर देगा जो कि आरबीआई, जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में नहीं है, जो कि सर्विसेज नहीं है, डिफाइंड है। आपने ये बनाया, आपने नोट चेंज करा दिया, आपने बोला कि ये 10 का नोट है, आप इसको रख लो, तो बोले नहीं 10 का नोट एक्सेप्ट करेंगे तो उसके लिए 11 रुपए लगेंगे। इस तरह की कोई भी सर्विसेज अगर सर्विसेज डिवाइड हो जाती है। नॉन पेमेंट और डिले इन द पेमेंट ऑफ द इनवर्ड रेमिटेंस। अब रेमिटेंस है, कुछ बाहर से पैसे आया रहा है, कुछ बाहर से पैसे आया, यहाँ पे आप जब गए अपने अकाउंट में कि भाई मुझे बाहर से पैसे आए किसी रिलेटिव से, वो दे दो, तो बोले नहीं नहीं वो नहीं दे सकते, वो बाहर से आया, आप ये दिखलाओ वो दिखलाओ। जो ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि डिस्क्राइब नहीं किए गए हैं बैंकिंग के, उसमें क्या कहते हैं, उसको भी आप मांगा जा रहा है, मतलब फिजूल की चीजें मांगी जा रही है, वो भी आप बैंकिंग अकाउंट में डाल सकते हो। अगर किसी भी इशू का, डिमांड ड्राफ्ट का, पे ऑर्डर्स, बैंकर्स चेक के बारे में कुछ भी इशू करने में फेलियर हो रही है, वो भी आप इसमें कवर कर सकता है, बैंकिंग ऑडिशन उसकी सुनवाई करेगा। नॉन अडेरेंस टू द प्रिस्क्राइब्ड वर्किंग आवर्स। इसमें क्या होता है, जैसे बैंकिंग के टाइम में 9:30 to 6, 9:30 to 4:30, आप 4:20 में पहुंच गए और आपने बोला कि मेरा एक सर ये बैंक अकाउंट जमा कर दिए, तो बोले नहीं नहीं अब कल आना, अब आज तो बैंक बंद हो गया है। इस तरह का कोई भी, इस तरह की अगर अगर रिस्पॉन्स उनकी तरफ से रहेगा तो इमीडिएटली आप उसको बैंकिंग ऑम्बुड्समैन पे कर सकते हो। लेकिन मैं बताऊंगा बैंकिंग ऑम्बुड्समैन में, चलो मैं यहाँ बताता हूँ एक बहुत जरूरी चीज, कस्टमर को बैंकिंग ऑम्बुड्समैन के पास बैंक मैनेजर या ग्रीवियांस रेड्रेशल सेल, ये हर बैंक में होता है, हर पब्लिक सेक्टर में होता है, ग्रीवियंसेस रिड्रेसल सेल, ठीक है। या बैंक मैनेजर या बैंक का जो वहां पे चीफ मैनेजर है या बैंक का जो वहां हाईएस्ट अथॉरिटी है, बिना उसके पास क्वेश्चन प्रॉब्लम रिजॉल्व करने, इशू लेके जाने के पहले, रिटर्न कोई भी कंप्लेन देने से पहले अगर आप बैंकिंग ऑम्बुड्समैन पे चाहते हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। फेलियर टू ऑनर गारंटी ऑन लेटर ऑफ द क्रेडिट कमिटमेंट्स। किसी तरीके का गारंटी देने में या किसी तरह के लेटर ऑफ क्रेडिट, अगर आपने लोन लिया हुआ है उसका कोई सर्टिफिकेट देना है, लोन कंप्लीट हो चुका है उसका सर्टिफिकेट देना है, उस तरह की अगर बैंक नहीं दे रही है तो वो भी एक फेलियर है, उसके लिए भी जा सकते हो। फिर फेलियर टू प्रोवाइड और डिले इन द प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटी। किसी भी तरीके की बैंकिंग फैसिलिटी को डायरेक्टली क्या कहते हैं, बैंक जो है सेलिंग एजेंट्स को नहीं देता है, आपको डिनाई कर देता है, उस तरह के सर्विसेज को आप लेके चले जाते हो। देखो बस ये सब जान लो, ये सब सुन लो एक बार, क्योंकि ये जरूरी है कि कौन कौन सी सर्विसेज आप बैंकिंग ऑम्बुड्समैन के पास पहुंची जा सकती है। हो सकता है इसमें एक आध क्वेश्चन बन जाए, छोटे से 4 पॉइंट दे दिया, बोले कि इसमें से कौन सा बैंकिंग ऑम्बुड्समैन की सुनवाई नहीं कर सकता है, ठीक है। डिले नॉन क्रेडिट, जैसे कि अब ये वाला जो टॉपिक था ये था प्रिस्क्राइब्ड वर्किंग आवर्स, ये आपके दिमाग में आएगा कि इसको भी, इसका कंप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन इसकी कंप्लेन कर सकते हैं अगर कोई भी बैंकिंग एम्प्लॉय, अगर बैंक एम्प्लॉय अगर आपकी सर्विसेज को लेने का मना कर रहा है इन दैट प्रिस्क्राइब्ड टाइम। ओके। फिर डिले नॉन क्रेडिट ऑफ द प्रोसीड्स टू पार्टीज अकाउंट, नॉन पेमेंट ऑफ द डिपॉजिट्स। डिपॉजिट आपने कर दिया, पेमेंट ही नहीं कर रहा है, सर्विस रेट अपने मन से लगा दिया, जो आरबीआई का रेट आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, उसने कहा कि नहीं ये सर्विस रेट रहेगा। क्यों आप देखते नहीं हो इतनी यूनिफॉर्मिटी बैंक के लोन में या बैंक के डिपॉजिट में क्यों रहती है? इसलिए रहती है क्योंकि आरबीआई जो डायरेक्ट करता है, आरबीआई जो अपने रेट कट करता है, रेट बढ़ाता है, उसके ही अकॉर्डिंगली बैंक जाती है। क्योंकि अगर बैंक अगर वैसा नहीं करती है तो सारे कस्टमर जो हैं बैंकिंग ऑम्बुड्समैन के पास पहुंच के अपनी सुनवाई कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। देन डिले इन द रिसीप्ट ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसीडिंग, हैंडलिंग ऑफ द एक्सपोर्ट बिल्स, कलेक्शन ऑफ द बिल्स, इस तरह के डिले बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्टेबल है। फिर रिफ्यूजल टू ओपन डिपॉजिट अकाउंट्स विदाउट एनी वैलिड रीजन। अब कोई कारण ही नहीं है, आपने गए, आप सब कुछ डॉक्यूमेंट दे दिए, आपने कहा कि डिपॉजिट अकाउंट खोल दो, तो बोले नहीं आज मंडे है, मंडे ट्यूजडे को आना, मंडे को नहीं कर पाएंगे। अब मंडे को नहीं कर पाएंगे, कोई वैलिड रीजन है क्या? नहीं है ना। इस तरह के बिना वैलिड रीजन के कोई भी रिफ्यूजल करोगे, बैंक करेगा, तब आप बैंकिंग ऑम्बुड्समैन को जा सकते हो। नॉट अडहेरेंस बाय द बैंक और इट्स सब्सिडरीज
टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन एटीएम के आरबीआई के द्वारा, ये ऑन तो हटा ही दो, ये लाइन तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। आरबीआई के द्वारा दिए गए किसी भी तरीके के इंस्ट्रक्शन को अगर बैंक फॉलो नहीं कर रही है तो आप जा सकते हो। इसलिए इस तरह का कभी लिखा रहे ऑन एटीएम, ऑन क्रेडिट कार्ड, ऑन डेबिट कार्ड, इससे कुछ मतलब नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर बैंक या उसकी सब्सिडीज फॉलो नहीं कर रही है तो यू कैन रीच टू द बैंकिंग ऑम्बुड्समैन, नॉट डायरेक्टली, आई एम सेइंग इट अगेन, ठीक है। रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट और डिले इन द एक्सेप्टिंग पेमेंट टुवर्ड द टैक्सेस, देन रिफ्यूजल टू इशू और डिले इन इशूइंग और फेलियर टू सर्विस और डिले इन सर्विसिंग, किसी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लिया, उसको जब आप रिडेम्पशन कराने जा रहे हो तो बोले नहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटी अभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे हम लोग, ये नहीं कर सकते बैंक। फोर्स क्लोजर ऑफ द डिपॉजिट अकाउंट्स विदाउट ड्यू नोटिस, डिपॉजिट अकाउंट खुला हुआ है, डिपॉजिट अकाउंट में सब कुछ पैसे हैं, मान लीजिए आपके पैसे कम हो गए, मिनिमम बैलेंस से भी कम हो गया, अचानक से बैंक का मन किया, बैंक इसको बंद कर दिया, कारण पूछने पे कुछ कारण नहीं बता रहा है, बिना नोटिस किए आपके वो किसी भी अकाउंट में हाथ लगाते हैं तो आप डायरेक्टली जो है उसका कंप्लेन कर सकते हो। देन फेयर प्रैक्टिसेस कोड एक्सेप्टेड बाय द बैंक, फेयर प्रैक्टिस, ठीक है, द फाइनेंशियल लॉस इनकर्ड टू द कस्टमर ड्यू टू द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ओके। देन एनी अदर मैटर रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ द डायरेक्टिव इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मैंने आपको कहा ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी डायरेक्टिव्स का वायलेशन, ठीक है, इज नॉट एक्सेप्टेबल एट एनी कॉस्ट। कंप्लेंट फ्रॉम द नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैविंग अकाउंट इन इंडिया, अच्छा अब नॉन रेसिडेंट इंडियन है, वो क्या करता है, अपने एनआरआई जो है क्या कहते हैं अपने अकाउंट में पैसे मंगाता है, अपने किसी को भेजता है, और जब उसके रिलेटिव जाते लेने तो बोलता है कि नहीं नहीं ये आपको पैसे नहीं दे सकते, आप ये जमा करो वो जमा करो, फॉरेन अकाउंट कैसे आया फंड, अगर उसके पास सारे वैलिड डॉक्यूमेंट हैं तो बैंक हैज नो अथॉरिटी, बैंक हैज नो राइट्स टू डिनाई फॉर द पेमेंट, बैंक हैज नो राइट्स टू डिनाई फॉर पेमेंट, ओके, टू डिनाई फॉर पेमेंट, ठीक। अब चलो ये तो हो गया। अब एक चीज यहाँ पे समझो, अब आप सारे कस्टमर को लगता होगा, अगर आप लोग को लग रहा होगा कि क्या बैंकिंग ऑम्बुड्समैन, बैंकिंग लोकपाल, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन जो है उस पर कुछ ऐसा भी केसेस हैं क्या कहते हैं कि जो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो चलो इसका वीडियो, इसका स्लाइड नहीं है यहाँ पे, मैं आपको लिखता हूँ और समझा देता हूँ, आप एक चीज ध्यान देना। अगर बैंक, अगर कस्टमर किसी भी कंप्लेन को रिटर्न में बैंक अथॉरिटी को, बैंक मैनेजर को नहीं दिया है तो जैसे ही उसकी केस जो है बैंकिंग ऑम्बुड्समैन में जाएगी, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन उसको रिजेक्ट कर सकता है। सेकंड, अगर बैंक ने किसी चीज के बारे में, किसी ऐसा कोई कस्टमर का कंप्लेन है जिसपे ऑलरेडी कोई सुनवाई हो रही है, जिसपे ऑलरेडी कोई सुनवाई चल रही है, उस तरीके का केस अगर फिर से लेके जाता है कस्टमर के पास, मान लीजिए उसमें कुछ अभी चल रहा है, अभी आरबीआई रेट के बारे में कुछ बातें चल रही है, रेपो रेट के बारे में, लोन रेट के बारे में कुछ डिस्कशन चल रहा है, या कोर्ट में या किसी भी बैंक में या किसी भी गवर्नमेंट फोरम पे, और उनको उसमें उसमें को प्रॉब्लम हो रही है, वो अभी ओपन केस है, ओपन केस को लेकर नहीं जा सकते। थर्ड, पहले से कोई अगर इशू ओपन है, पहले से कोई अगर इशू ओपन है और फिर से उसी इशू का तुमने जो है टिकट रेज कर दिया, फिर से कंप्लेन रेज कर दिया, उस तरह के बैंकिंग ऑफिसर बोल सकता है कि नहीं पहले अब इस पर केस ऑलरेडी चल रहा है, पहले इस पर कुछ सुनवाई आ जाने दीजिए। इस तरह करके जब वो 3-4 केसेस में जो है बैंकिंग ऑम्बुड्समैन जो है, या कुछ सिर्फ सिर्फ बैंक को बदनाम करने के लिए, सिर्फ बैंक को बदनाम करने के लिए कोई कस्टमर ने एनोनिमस कंप्लेन कर दिया, उसका कोई लिंक नहीं है, ठीक है, कोई गुमनाम आदमी गया और एक बैंकिंग के बारे में कंप्लेन कर दिया बिना उसकी पिछली हिस्ट्री है, बिना उसका कोई फ्रॉड हिस्ट्री भी नहीं है, इस तरह के केसेस को बैंकिंग ऑम्बुड्समैन जो है खारिज कर देता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन ये तो रहा बात, ठीक है, लेकिन ये बताओ अगर बैंकिंग ऑम्बुड्समैन तो भाई न्यायालय है ना, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन क्या है, एक जुडिशरी है, क्वासी जुडिशरी है, तो क्वासी जुडिशरी जब ये चीज सब कुछ फाइनल कर लेगा, उसे लगेगा कि हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, कस्टमर हरास हुआ है या बैंकिंग की तरफ से कुछ गलती हुई है, बैंकिंग की तरफ से इन सारे जो चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया, इन सारी चीजों में कुछ गड़बड़ी हुई है उससे, तो बैंकिंग क्या करता है, डिसीजन ले सकता है और अवॉर्ड कर सकता है कस्टमर को, जो भी कस्टमर ने कंप्लेन किया है। अब उसमें क्या है, पहले ये अकाउंट 10 लाख तक जो है अगर लॉस अगर हुआ है, उस तक बैंकिंग ऑम्बुड्समैन जो है देने का वो करता था, प्रॉमिस करता था। ये अमाउंट अब बढ़ के 20 लाख हो गया है, लेकिन 20 लाख का क्या मतलब है, या तो आपको जो लॉस हुआ है वो, या 20 लाख, दोनों में से जो कम है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। सेकंड है कि अगर आपको किसी भी तरीके की मेंटल एगनी हुई है, किसी तरीके का मेंटल हैरेसमेंट हुआ है, उस केस में क्या कहते हैं 1 लाख तक का कंपनसेशन जो है बैंकिंग ऑम्बुड्समैन जो है बीओ अपने
ऑर्डर के हिसाब से पास कर सकता है, ठीक है, 1 लाख तक का, ठीक है। ये दोनों पॉइंट याद रखना है, दोनों पॉइंट मैं यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है। फिर अब आती है बात की कोई कस्टमर बैंकिंग ऑम्बुड्समैन, बैंकिंग लोकपाल के डिसीजन से खुश नहीं है तो क्या करेगा, तब वो केस को क्या करेगा, अपीलेट अथॉरिटी में अपील कर सकता है, अपीलेट अथॉरिटी में अपील कर सकता है, ठीक है। अच्छा, एक याद रखना, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन जो है एक केस और को रिजेक्ट कर सकता है, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन जो है वो एक केस और रिजेक्ट कर सकता है। किस केस में, अगर आपका कंप्लेन जो है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम, अगर 1 साल के बाद अचानक से कस्टमर को याद आया, अरे यार पिछले साल मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने केस नहीं किया, मैं केस कर देता हूँ। अगर 1 साल से पहले की अगर कोई भी गतिविधि है, कोई भी एक्टिविटी है, बैंकिंग आउटसोर्स उसकी सुनवाई नहीं करेगा, ठीक है, वो रिजेक्ट हो जाएगा केस। क्योंकि फिर उसके लिए रिटन प्रूफ, एविडेंस सब कुछ कलेक्ट करना होगा ना, वो सब तो कलेक्ट होने में प्रॉब्लम होगी, तो इस तरीके के केसेस को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अगर प्रॉब्लम है तो यू हैव टू अप्लाई, यू हैव टू रेज अ कंप्लेन, रेज एन इशू विद इन 30 डेज, ठीक है। फिर यहाँ पे बैंकिंग ऑम्बुड्समैन ने अगर उसके डिसीजन से कस्टमर अनहैप्पी है, खुश नहीं है, तो वो क्या करता है, इस केस को एपेलेट अथॉरिटी में चैलेंज कर सकता है, जिसमें 30 डेज के अंदर जो है कुछ कुछ इस पे रिस्पॉन्स आएगा। अगर एपेलेट अथॉरिटी को लगता है तो वो 30 मोर डेज ले सकता है, तो टोटल 60 डेज के अंदर जो है इस पे उनकी तरफ से कुछ भी रिस्पॉन्स आता है, इन केस कस्टमर अगर अनहैप्पी है एपेलेट अथॉरिटी बीओ के डिसीजन से, ठीक है। तो ये सब बैंकिंग ऑम्बुड्समैन की पूरी हिस्ट्री है, जानकारी है। इस बारे में हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, क्वेश्चंस में ये सब चीजें कवर कर लेंगे। ये जो 20 लाख का जो कंपनसेशन है, 1 लाख का जो कंपनसेशन है, किस किस से इसको रिजेक्ट कर देता है, तो एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जब देखेंगे तो फिर और भी क्लियर हो जाएगा। इसको रिविजन भी कर लेंगे क्लास नंबर 4 में। अभी तक के लिए बैंकिंग ऑम्बुड्समैन में सिर्फ इतना ही, ठीक है। अब आओ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम refers to the money value of all goods and the services produced in a country during a financial year, ठीक है। मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री, in other words the final outcome of all economic activities of the nation during a period of in 1 year, all economic activities of the nation, ठीक है, याद रखना, बाय द नेशन नहीं, ऑफ द नेशन ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। इसको भी डिफाइन करेंगे हम लोग, ऑफ और बाय में क्या अंतर है, ठीक है। एंड इट कैन ऑल्सो बी एस्टिमेटेड बाई एडिंग ऑल द फैक्टर्स अर्निंग एंड एडजस्टिंग द सम ऑफ सब्सिडीज, ठीक है, एंड द इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो इसको अल्टीमेटली क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। तो अभी ये चीजें सिर्फ आप डिफिनेशन के तौर पर सुन लिए और आपको समझ में आएगी कुछ है नेशनल इनकम, कुछ है, ठीक है। अब क्या है नेशनल इनकम, क्यों ये डिफरेंशिएट करता है, यहाँ पे देखते हैं। देखो जीडीपी, जीडीपी का एक हम लोगों ने वीडियो बनाया businesspower.com के साइट पे आपको मिल जाएगा कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं। जीडीपी का कहने का मतलब होता है कि ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री बॉर्डर, कंट्री बॉर्डर के अंदर किया गया किसी भी तरीके का उत्पादन, किसी भी तरीके का, आइदर बाय द प्राइवेट बॉडी, आइदर बाय द पब्लिक बॉडी और बाय द गवर्नमेंट बॉडी और बाय द फॉरेन बॉडी, किसी भी तरीके का उत्पादन अगर कंट्री के टेरिटरी के अंदर, कंट्री के टेरिटरी के अंदर किया गया हुआ चीज को जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल शब्दों में समझो, गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन कंट्री विद इन द बॉर्डर लाइन, ठीक है, ये जीडीपी हो गया। वैल्यू ऑफ द नेशनल आउटपुट प्रोड्यूस इन कंट्री, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल एक्सपेंडिचर, ठीक है, जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का डेवलपमेंट है। नेशनल प्रोडक्ट में जीएनपी क्या होता है, जीएनपी, जीएनपी जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो जीएनपी क्या होगा, जो आपकी जीडीपी, जीडीपी में आपने सब कुछ कवर कर लिया, जीडीपी में आपने सब कुछ कवर कर लिया, कितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ठीक है। उसके अलावा जो नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है, वो जब आप कवर कर लोगे तो जीडीपी प्लस नेट प्रॉपर्टी ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड बिकम्स जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जब जीएनआई के टर्म में देखेंगे तो जीएनपी में से सम वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय द रेसिडेंट प्रोड्यूसर, ये एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और द नेट रिसिप्ट ऑफ द प्राइमरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। एंड देन एनी प्रोडक्ट टैक्सेस नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन ऑफ द आउटपुट, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम की जब हम लोग बात करते हैं, इसका मतलब कि नेशंस के लोगों के द्वारा
जितनी भी चीजें प्रोड्यूस हुई है नेशन के लोगों के द्वारा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नेट रिसिप्ट ऑफ प्राइमरी इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब्रॉड में भी अगर प्राइमरी इनकम अगर नेट रिसिप्ट हुआ है वो सब जीएनआई में आ जाएगा। तो अब इसका जो वर्ड मैंने यहाँ पे बात की थी आपकी ऑफ द नेशन की, ऑफ द नेशन, ऑफ द नेशन मतलब राष्ट्र का जो भी पैसा फाइनल आउटकम इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आता है वो जीएनआई होता है, वो नेशनल इनकम होता है राष्ट्र का। इन द नेशन, इन द नेशन, इन द नेशन इज जीडीपी, ऑफ द नेशन इज नेशनल इनकम। ठीक है, इस तरह की चीजें कभी भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ये सब चीजें छोटी छोटी ध्यान देनी रहती है कि ऑफ द नेशन की बात कर रहा है या इन द नेशन की बात कर रहा है। तो ये सब छोटी छोटी चीज पॉइंटों को हम लोग पकड़ के आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्या से इंक्लूड, हाँ चलो, जीडीपी में इंक्लूड्स इनकम ऑफ द फॉरेन मल्टीनेशनल, मल्टीनेशनल कंपनी हो चाहे कोई भी नेशनल कंपनी हो, मैंने बताया है कि टेरिटरी के अंदर आ गया मतलब वो जीडीपी में इंक्लूड हो गया। एक्सक्लूड इनकम अर्न्ड बाय द मल्टीनेशनल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंट्री विच अर्न्स पॉजिटिव नेट इनकम ऑफ द एफडीआई विल इंक्लूड इन द जीएनआई बट नॉट इन एफजीडीपी। ठीक है, तो अभी बस ये फॉर्मूला है, बस अपने दिमाग में बैठा के रख लो कि जीडीपी मतलब सब, जीएनपी मतलब जीडीपी तो रहेगा ही रहेगा, उसमें नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम द अब्रॉड, और जीएनपी जीएनआई जो रहेगा वो जीएनपी माइनस some value of the output by the resident producer, then net receipt of the primary income from abroad। ठीक है, ये नेशनल इनकम। इसके लिए देखो अभी आगे की वीडियोस में और भी इस तरह की चीजें क्लियर होंगी, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे क्लियर किया जाएगा। ठीक है, टिल देन थैंक यू वेरी मच। क्लास नंबर 4 में हम लोग मिलेंगे 14 जून को विद कैपिटल मार्केट एंड द मनी मार्केट। दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के बीच में। इसके बीच में आप लोग पूरी रिवीजन करते रहो, क्लास 3 तक पूरी रिवीजन करो। क्लास 3 के क्वेश्चंस हम लोग 1 2 3 को भी एक बार मर्ज करके क्वेश्चंस निकालेंगे, और भी क्वेश्चन आपको testambitiousboard.com पे मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से देख सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन वहां भी मिल जाएगा। ओके, चलो, ओके, टिल देन कीप प्रिपेयरिंग वेल, थैंक यू।